हेलो स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे हैं नेतृत्व। तो जिसका रिमेनिंग पार्ट्स हम आगे आज लेते हैं, जो इस प्रकार है। टाइप ऑफ द लीडरशिप, नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व की आवश्यकता, महत्व, प्रकृति एवं उससे संबंधित विचारधाराओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व कोई ऐसा गुण नहीं है जो हर समय, परिस्थिति, संगठन एवं समस्या में एक जैसा रहेगा। नेता के व्यक्तिगत गुणों पर जोर देने वाले लक्षणवादी विचारधारा के समर्थक जब नेतृत्व के लिए आवश्यक एक से गुण निरूपित नहीं कर पाए तो लोक प्रशासकों का ध्यान इसके कारणों की ओर आकर्षित हुआ है। नेतृत्व ही हमारे अध्ययन का केंद्र है। प्रशासकीय नेतृत्व को संगठन, प्रक्रिया, रूप आदि आधारों पर कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, औपचारिक नेतृत्व। नंबर 2, अनौपचारिक नेतृत्व। नंबर 3, सत्तावादी नेतृत्व। नंबर 4, प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। नंबर 5, बाहरी नेतृत्व। नंबर 6, आंतरिक नेतृत्व। तो इस प्रकार नेतृत्व के ये हमारे प्रकार हैं, जिसका हम विस्तार से एक एक का वर्णन करते हैं। नंबर 1 है औपचारिक नेतृत्व, फॉर्मल लीडरशिप। नेतृत्व का यह रूप व्यक्ति के गुणों के प्रभाव, अनुयायियों की इच्छा एवं स्थिति की अनुकूलता का परिणाम है। औपचारिक नेतृत्व को एक उच्च अधिकारी द्वारा निर्मित किया जाता है। जब एक अध्यक्ष अपने पद पर नियुक्त होता है तो उसको निर्देशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि के वे सब कार्य सौंप दिए जाते हैं जो एक नेता को संपन्न करने होते हैं। जब एक पदाधिकारी को नेता के रूप में औपचारिक दृष्टि से नियुक्त कर दिया जाता है तो उसके सम्मुख अनेक समस्याएं होती है। वह अपने अधीनस्थों को न समझने के कारण अनेक गलत निर्णय लेता है। इसके फलस्वरूप संगठन में उसके विरुद्ध असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। यदि अपने व्यक्तिगत गुणों द्वारा वह इस वातावरण का प्रतिशोध न करे तो वह एक नेता के रूप में अधिक दिन तक नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में औपचारिक रूप से नेता होते हुए भी वास्तविक रूप से वह नेता नहीं रहेगा। संभावना यह है कि ऐसी स्थिति में उसके किसी अधीनस्थ को संगठन के कर्मचारियों द्वारा नेता बना दिया जाएगा। औपचारिक नेता होने के लिए उच्च पद के अतिरिक्त एक व्यक्ति को समूह सदस्यों की स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है। उच्च पद के कारण एक औपचारिक नेता को वास्तविक नेता बनने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उसके हाथ में अनेक ऐसे साधन होते हैं जिसके माध्यम से वह अपने नेतृत्व की धाक जमा सकता है। पहला उसकी शक्ति है जिसके आधार पर वह आज्ञाकारी सदस्यों को पुरस्कृत एवं विरोधियों को दंडित कर सकता है। दूसरा, उच्च पद के प्रति सदस्यों के मन में जो आदर की भावना होती है उसका पूरा लाभ उठाते हुए वह सदस्यों की कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट कर उसके मन में अपने नेतृत्व की धाक जमा सकता है तथा उसकी स्वामी भक्ति को लाभान्वित हो सकता है। तीसरा, प्रत्येक संगठन में गुटवादी होना अनिवार्य है। इन गुटों के विरोधी का लाभ उठाते हुए संगठन का औपचारिक नेता उनसे एक प्रकार की सौदेबाजी कर सकता है जिसके फलस्वरूप उसका नेतृत्व अनुयायियों को मान्य हो सके। औपचारिक नेता के हाथ में एक चौथा विकल्प वह होता है कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें उसके लक्ष्य एवं उसके अधीनस्थों के लक्ष्य समान बन जाएं। इस प्रकार दोनों ही क्रियाओं में एक ऐसी समरूपता स्थापित हो जाती है कि अनौपचारिक नेतृत्व का विकास होने की संभावना नहीं रहती। नंबर 2, अनौपचारिक नेतृत्व। अनौपचारिक नेतृत्व एक व्यक्ति को उच्च पद संभालने के कारण अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। एक विभागाध्यक्ष अपने विभाग का एक औपचारिक नेता है, चाहे उसमें नेतृत्व के गुण हों या न हों। जब औपचारिक नेतृत्व का संगठन के सदस्यों पर थोपा जाता है तो वह प्राय सम्मान, सत्ता, शक्ति आदि के कारण इसे स्वीकार कर लेते हैं। किंतु यह स्वीकृति केवल तभी प्राप्त हो जाती है जब औपचारिक नेता अपने गुणों द्वारा अनुकूल स्थितियों की रचना कर
अपनी नीति एवं कार्यक्रमों को अधीनस्थों के हितों एवं लक्ष्यों को के साथ मिलकर एकाएक कर लेता है, अन्यथा उसका औपचारिक नेतृत्व कुछ दिनों बाद ही प्रभावहीन हो जाता है। प्रभावहीन औपचारिक नेतृत्व की पृष्ठभूमि में अनौपचारिक नेतृत्व का विकास होता है। जैसा कि प्रोफेसर हेमन के शब्दों में, अनौपचारिक नेता वह व्यक्ति होता है जो संगठन में किसी सत्तापूर्ण औपचारिक स्थिति के बिना ही समूह के अन्य सदस्यों के व्यवहार को कल्पनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और जिसके नेतृत्व के लिए समूह के सदस्य स्वेच्छा से अपना समर्पण कर देते हैं। औपचारिक नेता की आवश्यकता कुछ विशेष परिस्थितियों का परिणाम होती है। साधारण स्थिति में संगठन के सदस्य औपचारिक नेता द्वारा दिए गए आदेशों, निर्देशों एवं सुझावों को प्राय स्वीकार कर लेते हैं। उसके द्वारा दिए गए पर्यवेक्षण, निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आदि को निर्विरोध सहन कर लेते हैं। किंतु जब संगठन में असाधारण स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे कर्मचारी वर्ग के वेतन, भत्ते, महंगाई, पदोन्नति आदि ऐसे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर औपचारिक नेता की नीतियों एवं संगठन के कर्मचारियों की आकांक्षाओं के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाने पर औपचारिक नेता के नेतृत्व को चुनौती दी जाती है। इस प्रकार की चुनौती द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी मुख्य कर्मचारियों का नेता मानने से इनकार कर देते हैं और पद सोपान में निम्न स्तर के किसी अधिकारी को जो उनकी आकांक्षाएं पूरी करने में सहायता दे सकता है, अपना नेता मान लेते हैं। इस प्रकार बना हुआ नेता अनौपचारिक नेता कहलाता है। इस प्रकार अनौपचारिक नेतृत्व का परिस्थितिवश प्रादुर्भाव होता है। अनुकूलन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने के बाद व्यक्ति के गुण भी उसके नेता बनने में सहायता प्रदान करते हैं। एक अनौपचारिक नेता के व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव तभी हो सकता है जब उसके अनुयायियों में यह विश्वास की भावना हो कि उसमें वे गुण मौजूद हैं। अनौपचारिक नेता की शक्ति का आधार पद या स्थिति नहीं होती, बल्कि उसके अनुयायियों का यह एक विश्वास एवं भावना होती है कि वह उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता दे सकता है। जब किसी भी संगठन के किसी सदस्य के सम्मुख कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन के लिए अनौपचारिक नेता के पास जाता है। यह जरूरी नहीं कि अनौपचारिक नेता द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं औपचारिक नेता के समरूप हों। इसके विपरीत प्राय इन दोनों में भिन्नता पाई जाती है। संगठन में अनौपचारिक नेता का वास्तविक प्रभाव होने के कारण औपचारिक नेता द्वारा उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। कई बार वह अपनी शक्ति के पद के आधार पर अनौपचारिक नेतृत्व को दबाने की चेष्टा करता है। फिर भी सामान्य रूप से एक बुद्धिमान उच्च अधिकारी वह समझा जाता है जो अनौपचारिक नेतृत्व का दमन करने की अपेक्षा संगठन के लक्ष्यों की दिशा में उसके साथ कंधे से कंधे मिलकर चलाने का आश्वासन देता है। नेक्स्ट है सत्तावादी नेतृत्व। नेतृत्व का यह वह रूप है जिसमें निर्णय लेने तथा उसकी नीति निर्धारण करने में संगठन के सदस्यों की इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया जाता। स्वयं नेता सभी महत्वपूर्ण निर्णय अपनी इच्छानुसार लेता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता और अनुयायी के बीच का संबंध सत्तापूर्ण प्रकृति का होता है। नेता का कार्य केवल निर्देशन करना, अनुयायियों का कार्य उन निर्देशों के अनुसार अपने व्यवहार को संचालित करना होता है। नेता संगठन के सदस्यों की समस्याओं को कोई महत्व नहीं देता, उसका मुख्य संबंध कार्य से रहता है। ऐसे नेता की दृष्टि से आराम हराम होता है। वह इस आदर्श को अपने पास या अपने सामने रखकर ही कार्य की संपन्नता के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं को भी आराम हराम कर देता है। संगठन के कार्यकर्ता अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को भूलकर केवल काम में लगे रहें, यही इस प्रकार के नेतृत्व की सफलता का प्रतीक है। यदि कभी किसी सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत समस्या को सामने रखा तो उसे संगठन विरोधी तथा कार्य से भी जी चुराने वाला समझा जाता है। सत्तावादी नेतृत्व की प्रकृति आक्रामक होती है। वह दमनकारी साधन अपनाकर संगठन में कार्य कुशलता लाने का प्रयास करता है।
यदि किसी सदस्य द्वारा इस नेतृत्व के विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो उसे दंडित कर दिया जाता है। सैनिक तानाशाही से संचालित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में इसी प्रकार का नेतृत्व पाया जाता है। इस नेतृत्व के प्रति लोगों में स्वाभाविक श्रद्धा की भावना नहीं होती, अपितु उसके विरुद्ध बराबर असंतोष भड़कता रहता है। इस प्रकार तानाशाही सत्तावादी नेतृत्व संगठन के सदस्यों में असंतोष की चिंगारियां उत्पन्न कर देता है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देकर भी एक भयंकर ज्वाला का रूप धारण करने की सामर्थ्य रखती है। दमनकारी नेतृत्व के अधीन संगठन की क्रियाओं में व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं निखर पाता और नेतृत्व पर सदस्यों की निर्भरता बढ़ जाती है। पद सोपान तथा आदेश की एकता आदि सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले संगठन की परंपरावादी विचारधारा मूल रूप से सत्तावादी नेतृत्व का समर्थन करती है। नेक्स्ट है प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। नेतृत्व का एक अन्य रूप प्रजातंत्रात्मक में, जिसमें संगठन के सभी सदस्यों को संगठन के कार्यों में योग देने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसे सहभागी नेतृत्व या परामर्श प्रशासनात्मक नेतृत्व भी कहते हैं। इसमें जब एक नेता निर्णय लेता है तो वह अपने अधीनस्थों की राय जान लेता है। कई संगठनों में यह व्यवस्था होती है कि निर्णय लेने के पूर्व सदस्यों द्वारा अपने सुझाव अध्यक्ष के पास भेज दिए जाते हैं और वह इन सुझावों के आधार पर नीति एवं कार्यक्रम संबंधी निर्णय लेता है। नेतृत्व का यह रूप कर्मचारियों के हित में उनके सक्रिय सहयोग पर बहुत अधिक बल देता है। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व की सफलता इस बात से आंकी जाती है कि उसके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य की ओर किस प्रकार प्रेरित किया। यह नेतृत्व तभी कार्यकुशल बन जाता है जब उसके सदस्य स्वेच्छा से अपना कार्य करें। प्रेरणा देना तथा चरित्र निर्माण करना इस नेतृत्व के मुख्य कार्य हैं। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व को ही नेतृत्व का सही रूप समझा जाता है। जैसा कि हेमैन ने कहा है, नेतृत्व एक प्रक्रिया है और अधीनस्थों के कार्यों का पद प्रदर्शन, निर्देशन एवं प्रभाव डालने वाली क्रिया है, जिसमें वे स्वेच्छा से लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। नेतृत्व का यह रूप सत्तावादी नेतृत्व की भांति सत्ता और शक्ति के बल पर कार्य नहीं लेता। इसमें व्यक्ति को समझाया जाता है, उसे आकर्षित किया जाता है और कार्य के प्रति उसके मन में रुचि पैदा की जाती है। प्रजातंत्र नेतृत्व में नेता बहुत अच्छा सहनशील श्रोता होता है। वह अधीनस्थों की राय को माने या न माने यह दूसरी बात है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि अपने मन में कुछ धारणा बना लेता है कि उसके द्वारा किए गए निर्णय अधीनस्थों की ही इच्छा की अभिव्यक्ति है। एक अच्छा तथा कुशल प्रजातंत्र नेता वह है जो अपनी इच्छाओं एवं निर्णयों को संगठन में इस प्रकार प्रकट करता है कि वे सामान्य स्वीकृति प्राप्त कर ले। प्रजातंत्रात्मक नेता व्यक्तिगत गुणों के प्रति सजग रहते हुए भी उनको महत्व नहीं देता या अधिक महत्व देता हुआ सा नहीं लगता। इससे भिन्न वह सामूहिक मैत्रीपूर्ण विचारों से अपने व्यवहारों को संचालित करता है। प्रजातंत्र नेतृत्व प्राय मजदूरों, संघों एवं अन्य स्वेच्छाचारी संगठनों समुदायों में अधिक संभव होता है। जिन संगठनों में अंतिम शक्ति भाग लेने वालों के हाथों में निहित होती है, वे प्राय इस प्रकार के नेतृत्व को अपनाते हैं। प्रजातांत्रिक देशों में इस प्रकार के प्रशासन नेतृत्व के दर्शन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बाहरी नेतृत्व। संगठन में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जब उसके सदस्य संगठन के ही किसी व्यक्ति को नेता मानना उचित नहीं समझते तथा संगठन के बाहर का व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये बाहरी व्यक्ति या तो किसी अन्य संगठन का उच्च अधिकारी होता है या राजनीतिक क्षेत्र का माना हुआ व्यक्ति। बाहरी नेतृत्व का रूप प्राय सामूहिक भी हो जाता है, जबकि समूह की समिति या बोर्ड संगठन के नेतृत्व के कार्य को संपन्न करते हैं। बाहरी नेतृत्व का दूसरा रूप जब संगठन की एक इकाई के सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को नेता न मानकर संगठन की ही दूसरी इकाई के किसी व्यक्ति को नेतृत्व का कार्य सौंप देते हैं। इस व्यवस्था को सबसे बड़ा गुण यह है कि बाहरी नेतृत्व से यह अपेक्षा की जाती है
कि वह निष्पक्षता का कार्य करेगा और संगठन के सदस्य उसे अधिक सम्मान और श्रद्धा प्रदान करेंगे। दूसरी ओर इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि संगठन के बाहर का सदस्य प्राय उसकी वास्तविक कठिनाइयों से अपरिचित रहता है और उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय संभावनाओं या समस्याओं से वास्तविक धरातल को नहीं छू पाते। पद सोपान की दृष्टि से बाहरी नेतृत्व का अर्थ उस व्यवस्था से लिया जाता है जहां किसी वरिष्ठ अधिकारी को एक समूह द्वारा अपना नेता मान लिया जा सकता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी को नेतृत्व सौंपने से संगठन के नेतृत्व के प्रति अधिक विश्वास की संभावना मानी जाती है। अधिकांश कर्मचारी नेता को इसलिए मानते हैं क्योंकि वह अनुभव, ज्ञान एवं उम्र की दृष्टि से एक वरिष्ठ अधिकारी है। नेक्स्ट लेते हैं आंतरिक नेतृत्व। नेतृत्व का यह रूप उपयुक्त बिल्कुल उल्टा है। इस व्यवस्था में एक नेता या तो संगठन के अंदर का होता है या उसकी इकाई का होता है या उस समूह के लोगों में से होता है। आंतरिक नेतृत्व में प्राय वे सभी लाभ हैं जो बाहरी नेतृत्व की हानियां हैं। जब एक नेता नेतृत्व किए जाने वाले व्यक्तियों में से ही लिया जाता है तब उन्हीं के स्तर का होता है, तो यह आशा की जाती है कि वह संगठन के सदस्यों की समस्याओं को अच्छी प्रकार समझ सकेगा और उन्हें सुलझाने में अपना सक्रिय सहयोग दिया है। लोगों के दिल में अपने समूह के व्यक्तियों के प्रति एक प्रेम भाव होता है। जिन परिस्थितियों में से व्यक्ति निकला हुआ होता है उन परिस्थितियों में उलझते हुए व्यक्ति के प्रति उसके मन में सहज प्रेम और सहानुभूति की भावनाएं विकसित हो जाती है। इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि नेता महत्वाकांक्षी व्यक्ति है तो संगठनों के अन्य सदस्यों के साथ एक रूपता कायम नहीं कर पाता। इसी स्थिति में समूह के सदस्यों का कल्याण तथा उसके लक्ष्य नेता की भलाई या व्यक्तिगत लक्ष्यों के कम महत्वपूर्ण बन जाते हैं। महत्वाकांक्षी नेतृत्व के अधीन कार्य करने वाले को यह अनुभव होता रहता है कि उसके सुझाव इसलिए नहीं माने गए क्योंकि ऐसा करने से नेता का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। इसके विपरीत जब नेता महत्वाकांक्षी नहीं होता तो उसके सामने आगे बढ़ने के अवसर नहीं रहते, तो वह अपने कार्य में पूरी रुचि लेता है। ऐसा नेता घनिष्ठ रूप से अपने अधीनस्थों के साथ एकाएक होकर और उसके हितों की रक्षा के लिए वह यथाशक्ति सब कुछ करने को तैयार रहता है। नेतृत्व के इन प्रकारों को हम विविध प्रशासनिक संगठनों में देख सकते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक था, नेतृत्व के प्रकार, जो आपने एक एक को बड़ी डिटेल में सुना। आशा करता हूँ कि आपने ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।